ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मैं प्रोफेसर यतीन्द्र सिंह सिसोदिया, निदेशक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान उज्जैन में पेशा कानून के सैद्धांतिक एवं विधायी पक्ष पर यह व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस विषय का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि जब हम तृणमूल स्तर पर विकेंद्रीकृत अभिशासन की पृष्ठभूमि को देखते और जानते हैं तो अच्छे एवं उत्तरदायी शासन के लिए जो संपूर्ण विचार है उसमें सेवा करना, लोगों की भलाई करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, जिससे उनके जीवन में अधिक संतुष्ट और आनंददायक बनाया जा सके। यह गांधी जी के उन विचारों के नजदीक है जो लोगों के मालिक बनने के स्थान पर सेवा के विचार को प्रोत्साहित करता है। गुणवत्तापूर्ण शासन के लिए यह आवश्यक शर्त है कि व्यवस्था अच्छी हो और लोगों की आकांक्षाओं, जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करे। अभिशासन को सदैव लोकतांत्रिक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक अभिशासन के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विकेंद्रीकरण सरकार को लोगों के नजदीक लाता है। स्थानीय लोगों की राजनीतिक क्षेत्रों में आम नागरिकों की भागीदारी के प्रभाव को ज्यादा सहज एवं सरल बनाता है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम विकेंद्रीकरण के अच्छी प्ररचना के प्रमुख तत्वों पर दृष्टि डालें तो उसमें स्पष्ट भूमिका, कार्यों के लिए आवश्यक वित्त, प्रत्यायोजन के स्पष्ट नियम, स्पष्ट जिम्मेदारियों के लिए स्पष्ट जवाबदेही, क्षमता निर्माण की उभरती मांग का संस्थागत समर्थन, क्षमता निर्माण के कार्यक्रम को अवशोषित करने की क्षमता का अधिकतम स्तर जैसी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो यह तय करती है कि हम विकेंद्रीकरण की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है उसमें जनता द्वारा चुनी गई जनतांत्रिक सरकार, जिसमें स्वायत्तता से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कार्य करने से है, अपनी सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्तियां और अधिकार का होना, निर्णय लेने की स्वायत्तता यथासंभव पूर्ण होना चाहिए। इसमें शक्तियां और अधिकार केवल राज्य सरकार के अभिकरण अनुक्रम विभाग तक सीमित नहीं होना चाहिए। उत्तरदायी राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि इसके अनुपालन के लिए व्यवहारिक स्थितियों के आधार पर निर्णय ले। इस पृष्ठभूमि में जब हम स्थानीय अभिशासन को देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन के लिए व्यवहार एवं टिकाऊ बनाने के प्रयास लगातार होते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाएं इन वर्षों में भिन्न भिन्न रही और इनकी कम रुचि के कारण विकास का जो नियोजन है वो आरंभिक वर्षों में दोषपूर्ण रहा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने तक लाभ नहीं पहुंच सका। कमजोर वितरण प्रणाली के कारण जो टॉप डाउन मॉडल है उसके उदाहरण हमें दिखाई देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जब हम जवाबदेह स्थिति में ग्रामीण व्यवस्था को देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें जवाबदेही की कमी दिखाई देती है और यह अप्रभावी स्थिति स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्ष तक हमें दिखाई देती है। लेकिन इसमें एक व्यापक और बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हमें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में दिखाई देता है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो इन पंचायत राज संस्थाओं के विकास की पूरी कहानी को हम देखें और समझें तो भारत के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत
अनुच्छेद 40 में इसका सर्वप्रथम उल्लेख दिखाई देता है, जो वर्ष 1950 की परिघटना है। उसके पश्चात 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे राज्यों ने अपनी स्थानीय योजनाओं की सहायता से सामुदायिक विकास और ग्रामीण विकास की योजनाएं आरंभ की। इसके ठीक पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के उपरांत 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और यह स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से सर्वप्रमुख आरंभिक निर्णयों में से एक है, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 से भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ। और इसके बाद यदि हम यह देखें तो 1959 से लगाकर 1964 तक जो आरंभिक 5 वर्ष है वो उत्साह के वर्ष कहे जा सकते हैं, लेकिन इसके ठीक पश्चात 1965 से लगाकर 1969 तक का जो कालखंड है वह ठहराव का कालखंड कहलाता है। उसके पश्चात 1969 से 1977 तक के समय में व्यवहारिक प्रभावशीलता के अभाव का एक समय दिखाई देता है और इसीलिए इसे पतन का काल भी कहा जाता है। लेकिन इसके पश्चात 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति गठित की गई और इन सब समितियों की अनुशंसाओं के आलेख में 1969 में पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों से संबंधित 64वें और 65वें संविधान संशोधन को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, लेकिन अनेक राजनीतिक कारणों से यह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। लेकिन उसके पश्चात अंततः 1993 में व्यापक स्वीकृति के बाद के पर्यंत 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है और इस दृष्टि से यह कानून एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है और इसे 21वीं सदी के प्रमुखतम कानूनों में से एक माना जाता है। और इस अधिनियम के माध्यम से इस क्रियान्वयन को भारतीय राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और एक गहरी क्रियाशील प्रणाली को पुनर्जीवित करने की क्षमता इस संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से संभव हो सकी। और विकासशील देशों में विकेंद्रीकरण के पैरोकारों का यह तर्क है कि सरकार को लोगों के करीब लाने में यह अधिक उत्तरदायी और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति नियामक संस्था के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। पंचायत राज संस्थाएं सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी लाने, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में समानता और सामाजिक न्याय की शुरुआत करने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों पर यदि दृष्टि डालें तो पंचायत राज संस्थाएं स्वशासन की संस्थाएं इस कानून के माध्यम से बनी, जिसमें ग्राम सभाएं बुनियादी इकाइयों के रूप में हमारे सामने आती हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सूत्रपात होता है, जिसमें जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम पंचायत ये 3 स्तर है, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई है तीनों स्तरों पर। इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। और इस कानून की उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण ताकत यह है कि इसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम इस 73वें संविधान संशोधन को देखें तो 5 वर्ष के नियमित एवं समान कार्यकाल की बात की गई है। स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग की बात हुई है। 11वीं अनुसूची के अनुसार 29 विषयों के नियोजन की भूमिका
इसमें दी गई है। वित्त के बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग की बात हुई है और प्रकारांतर में फिर पेशा कानून के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में बात हुई है। जिन 29 विषयों की बात हम 11वीं अनुसूची के माध्यम से करते हैं, जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए हैं, उनमें कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य विभाग, वन, लघु उद्योग, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईंधन, सड़क, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार, मेले, स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंधी, महिला बाल विकास, सामाजिक समृद्धि, कमजोर वर्गों के विकास, लोक विभाजन और सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख जैसे 29 विषयों को इसमें सम्मिलित किया है। और इस दृष्टि से यदि हम पंचायत राज व्यवस्था की जो सांख्यिकी है उस पर यदि दृष्टि डालें तो 2,55,629 पंचायत राज संस्थाएं हैं, जिसमें 2.5 लाख के करीबन ग्राम पंचायतें हैं, 6,284 मध्यवर्ती पंचायतें हैं, 595 जिला पंचायतें हैं, जिनमें 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। एक और जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह यह है कि राज्यवार पंचायतों के आकार में विभेद है। कुछ राज्य जैसे दक्षिण के राज्यों में पंचायतों का आकार बहुत ज्यादा विस्तारित और बड़ा है, वहीं पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में यह अपेक्षाकृत छोटा है और यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से हमें दिखाई देता है। इस पूरी पृष्ठभूमि में चूंकि यह पूरा व्याख्यान पेशा कानून और उसके सैद्धांतिक और विधायी पक्ष को लेकर है, और इस दृष्टि से यदि हम इस मानचित्र पर दृष्टि डालें तो इसमें यह स्पष्ट उभर कर आता है कि हमारे जो 5 मध्य भारत के क्षेत्र हैं और बाकी दक्षिण के क्षेत्र और कुछ उत्तर भारत के राज्य हैं, ऐसे 10 राज्यों को यदि हम मिलाएं तो वहां पेशा कानून प्रभावशील हुआ है। और उन 10 राज्यों में प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इन राज्यों में अलग अलग अनुपात में जनजातीय संख्या हमारे यहाँ है। लेकिन जब हम जनजातीय क्षेत्रों में इस कानून की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालते हैं तो यह कानून हमारे 73वें संविधान संशोधन कानून के बनने और लागू होने के उपरांत बनाया गया कानून है, जिसके लिए श्री दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में एक भूरिया कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने पृथक पंचायत राज व्यवस्था की बात जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में जो 5वीं अनुसूची के 10 राज्य हैं उनमें लागू करने की दृष्टि से कहा था, और उसकी अनुशंसा के आधार पर ही संविधान संशोधन के माध्यम से यह कानून बनाया है। और इसमें यह बात कही गई है कि जो आदिवासी समाज है वो भारतीय समाज में अपेक्षाकृत हाशिए की स्थिति में है, मुख्य धारा और विकास की प्रक्रिया में तुलनात्मक रूप से अलग थलग है, इसके स्वयं के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं और इनकी अपनी एक एकजुट सामाजिक संरचना और मूल्य प्रणाली है, और इसको बनाए रखने के लिए पृथक पंचायत राज व्यवस्था की आवश्यकता है। इनके पास अपने संघर्षों को सुलझाने और संसाधनों और सामाजिक राजनीतिक जीवन के प्रबंधन के लिए जाति पंचायत जैसे सामुदायिक पारंपरिक संस्थान भी हैं। और इसी पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए भूरिया कमेटी के अनुशंसा के आधार पर पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के नाम से जिसे जाना जाता है लोकप्रिय रूप से,
उसका अनुपालन हुआ और पेशा के तहत आदिवासी जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहलुओं को दृष्टिगत रखा गया। यदि हम 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर दृष्टि डालें तो यह संविधान के भाग 9 में जो वर्णित है 10 राज्य जिनमें यह 5वीं अनुसूची लागू है, वहां इसे विस्तारित किया गया है और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है, जिसमें 108 कुल जिले हैं और इन 108 जिलों में से 45 पूर्ण जनजातीय क्षेत्र है और 63 आंशिक रूप से जनजातीय हैं। और पेशा की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के समाधान के पारंपरिक तरीके की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी। इस दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके कार्यान्वयन से पहले स्वीकृति, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान, पंचायत द्वारा व्यय की गई निधि के उपयोग को प्रमाणित करना प्रमुख है। ग्राम सभाओं तथा पंचायतों को इस तरह की व्यापक शक्तियों का निर्धारण करते हुए पेशा कानून आगे स्पष्ट करता है कि राज्य कानून जो पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, शक्तियों और अधिकारों को पंचायतों को प्रदान कर सकता है। पेशा कानून के क्रियान्वयन के उपरांत भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा इसकी समय समय पर समीक्षा की गई है और अनेक राज्यों के माध्यम से जो स्थिति हमें प्राप्त हुई है उसमें अलग अलग तरह की स्थितियां हमें दिखाई देती है। इस मानचित्र पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो यह बताता है कि किन राज्यों में कितने प्रतिशत जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। उस दृष्टि से जो 5वीं अनुसूची के राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड वो राज्य हैं जिनमें अपेक्षाकृत जनजातीय क्षेत्र 20% या उससे अधिक है। वहीं पर 10 से 20% की जनजातीय आबादी वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं और 5 से 10% वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आते हैं और 5% से कम वाले में बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं। इस दृष्टि से यदि हम इस पूरे कानून को देखें तो पंचायत राज के जो कानून इस पेशा कानून के माध्यम से बनाया गया है उसमें पारंपरिक कानून सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हो गए जिसकी बात कही गई है। इसके अतिरिक्त एक गांव में आमतौर पर एक बस्ती या बस्तियों का जो समूह होता है उसमें प्रत्येक की अपनी एक ग्राम सभा होगी। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके सामुदायिक संसाधन और विवाद समाधान के तरीकों की रक्षा और संरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को हाथ में लेंगे जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन होगा और गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होंगे। ग्राम के स्तर पर निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उन पंचायतों की निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करना होगा। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थानों का आरक्षण उस समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा, बशर्ते कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल स्थानों की संख्या आधे से कम हो। परंतु यह सभी स्तरों पर अध्यक्षों के लिए
अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को नामांकित कर सकती है जहां पर मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, बशर्त ऐसे नामांकन उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 10वें हिस्से से अधिक नहीं होगा। विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने, पुनर्वास करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत से उचित परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर सौंपा जाएगा। गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खदान पट्टा प्रदान करने से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिशें अनिवार्य होगी। नीलामी तथा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की पूर्व संस्तुति को अनिवार्य बनाया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, एक राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर पर पंचायतें और ग्राम सभा विशिष्ट रूप से निम्नलिखित रूप से संपन्न हो। किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री अथवा खपत पर प्रतिबंध लगाने या उसे विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति, लघु वन उपज का स्वामित्व, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति, गांवों के बाजारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति, जनजातीय उपयोजना सहित ऐसी सभी योजनाओं के लिए स्थानीय नियोजन और संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति, राज्य विधान जो पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय सम्मिलित करना होगा जो उच्च स्तर पर पंचायतें निचले स्तर के किसी भी पंचायत की शक्ति और प्राधिकार को ग्रहण न करे। और इसका स्पष्ट आशय यह है कि किस तरह से पंचायतें ग्राम सभा के नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से कार्य करेगी, और मूल उद्देश्य यही है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजातीय समाज है उसकी व्यापक स्वीकृति से ही उनकी स्वशासन की पूरी कार्यप्रणाली का नियोजन विस्तारण किया जाएगा, जिसमें जल जंगल और जमीन पर उनके प्राधिकार की बात है, उनके अपने रीति रिवाजों परंपराओं को मानने और बनाए रखने का प्रश्न है, और इसी तरह से जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना सहित सभी तरह के नियोजन की बात इस समुदाय के माध्यम से किए जाने की बात है। यह इस महत्वपूर्ण पेशा कानून का विधायी और सैद्धांतिक पक्ष था। मैं इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।